नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक समझ रहे हैं, जिसमें से 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे 8वां चैप्टर, खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 8 क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। ठीक, जैसा कि आप जान रहे हैं, एक कहानी से शुरुआत होती है चैप्टर की। एक लड़का है प्रभाकर, वो लोहारों को काम करते देख रहा है। ठीक, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, वो एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे और दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बहुत मज़ेदार लगा कि ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है। तो आओ देखते हैं कि लोहे के औजार और खेती ये सब की शुरुआत कैसे हुई। आज आपको लगता है कि लोहे का प्रयोग बहुत आम बात है। ठीक, आप लोहे की कील देखते हैं, लोहे की कांटी देखते हैं, लोहे की कई बार बेंच देखते हैं, बहुत सारी चीज़ लोहे की देखते हैं। ठीक, लोहे की चीज़ हमारे एकदम से जो डेली हमारा रूटीन है उसका हिस्सा बन गई हैं। पर इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ये हम जब आपको चैप्टर 4 पढ़ाए थे तब इसको बताए भी थे। ठीक, करीब आज से 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है कि धीरे धीरे लोहे के औजार का उपयोग बढ़ने लगा। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। और चैप्टर 5 में पढ़े थे कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन भी बढ़ गया था। पहले क्या होता था कि लकड़ी का फाल इस्तेमाल होता था। ठीक, लेकिन जैसे जब लोहे का फाल लगने लगा तो उससे जुताई अच्छी होने लगी, और जब जुताई अच्छी होने लगी तो उत्पादन भी बढ़ गया। ठीक, तो यानी लोहे के औजार से खेती में बहुत मदद मिली। अब ये देखो, ये 3 औजार दिख रहे होंगे आपको। ये 3 औजार स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लें। क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? ये एक हसिया है, ये देखिए, ये हसिया, इसके नीचे ऐसे हत्था लग जाता है लकड़ी का, ये है हसिया। ठीक, कुल्हाड़ी है और सड़सी है, ये है सड़सी। ठीक, ये सड़सी है, देखी होगी, घर में भी देखेंगे नहीं, सड़सी पहचानते कि नहीं पहचानते। और ये है हसिया, और ये क्या है? कुल्हाड़ी है। ठीक है, ये कुल्हाड़ी, इसी में लकड़ी की बेंत लग जाती है। ठीक, तो ये कुल्हाड़ी बन जाती है। ये सब लोहे के औजार पाए गए हैं। अब आप एक सूची बनाइए कि जिससे आप कौन कौन सी जो लोहे की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हुआ क्या, कृषि को बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्या क्या कदम उठाए गए थे। एक तो लोहे के प्रयोग से कृषि बढ़ी ही थी, दूसरा क्या था? सिंचाई। देखिए, समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। अगर गांव समृद्ध नहीं होते तो ना राज्य रहते ना राजा रह पाते। राजा कैसे बनते जब कोई खुश ही ना रहता, कोई किसी को सही ही नहीं लगता, तो राजा किस काम का। ठीक, इसीलिए आप देखें कि जो कोई भी सत्ता में आता है वो उसको किसी न किसी वर्ग के लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। ठीक, हो सकता है कि कुछ लोग सेटिस्फाई ना हो, लेकिन अगर पूरी जनता एक तरफ से नहीं सेटिस्फाई होगी तो फिर राजा वो बहुत दिन तक टिका नहीं रह पाएगा। ठीक, ना ये राजतंत्र में और ना बल्कि लोकतंत्र में भी ऐसा ही है। ठीक, तो तब भी यही था। तो जिस तरह से कृषि के विकास में औजार तथा रोपाई, ये सब चैप्टर 5 में हम लोग समझे थे, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह से एक तरह से सिंचाई भी बहुत उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए, जिससे सिंचाई अच्छे से हो सके। अब देखो, इस चार्ट में एक तरह से सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य को भरना है। यह एक तरह से दिखाया गया है इस चार्ट में कि सिंचाई से क्या क्या परिवर्तन हुआ। एक चार्ट बना है और देखो, इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। दूसरा लिखा हुआ है वे किसानों से कर लेते थे। ठीक, अब तीसरे पे
कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। चौथा, ये सिंचाई से ही संभव था। पांचवा, तब क्या किया होगा, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया होगा। फिर क्या किया गया होगा, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया होगा। फिर कृषि उत्पादन बढ़ा, फिर राजस्व भी बढ़ा और नौवें में किसान को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी थी। तो ये पूरा एक तरह से सिंचाई से परिवर्तन हुआ था। ठीक, अब देखो गांव में कौन कौन रहता था। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े स्वामियों को, भूस्वामियों को विलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर और दास को कडेसियार और अधिमई ये कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था और इसमें एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक इस पद पे बने रहते थे। यानी कि जो ग्राम भोजक का पद था वो आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे और प्रभावशाली होने के कारण राजा इनको कर वसूलने का काम देते थे। कभी कभी ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजक के अलावा कौन कौन होता था, स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ठीक, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। क्या कहते थे, गृहपति कहा जाता था। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान ही रहते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, यानी खुद इनके पास कोई लैंड नहीं होती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। ठीक, अब प्राचीनतम तमिल रचनाएं ये क्या है, तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं उनको संगम साहित्य कहा जाता है। या से इनकी रचना 2300 साल पहले करी गई थी। इनको संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। ठीक, जैसे कौन कौन से तमिल नामों का उल्लेख किया गया, यही विलल्ला, विलल्ला, उड़वार, कडेसियार, आदिमई, ये सब संगम साहित्य में पाए गए हैं। ठीक, आइए फिर नगर, नगर के बारे में क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व, ये सब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आपने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक क्या है, जातक कथाएं सुना है कि नहीं। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। एक नीचे जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। आओ कहानी पढ़ते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक, फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। आगे उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। ठीक, यानी कि युवक कितना ज़्यादा स्मार्ट था, ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। कितनी स्मार्ट तरीके से उसने काम किया, ना किसी को बुरा लगा, ठीक, ना किसी के साथ धोखा किया, ना छल किया और अपना काम भी बड़े अच्छे से निकाल लिया। यानी कि
अब देखिए इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाइए कि क्या क्या व्यवसाय उस समय लोग किया करते थे। दूसरी बात, घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा। अब क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसाय को अपना सकती थीं? ये सब आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। कुछ भी हो, युवक स्मार्ट बहुत था, है कि नहीं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आके देखते थे। ठीक है। देखिए, जैसे ये दिल्ली में मिला एक वलय कूप है। ठीक, वलय कूप। अब आपको बताना है कि हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है, किस तरह से ये जो जल निकासी की व्यवस्था है, हड़प्पा में जो जल निकासी की व्यवस्था थी, दोनों में क्या अंतर है। और दूसरा नीचे देखिए दिया हुआ है सांची की मूर्तिकला। ये देखो, जूम करके आपको दिखाएं और आपको स्पष्ट दिखेगा। ये मूर्तिकला का बहुत स्पष्ट, देखिए कितने अच्छे से पूरा उस समय गांव में क्या क्या होता रहा होगा, किस तरह का पूरा, जिससे किसी न किसी घटना का पूरा एक मूर्ति पे वर्णन है। और ये सारा पत्थर प्रवेश द्वार पे लगा रहता था। देखिए कोई एक घटना ही पूरी की पूरी दिख रही है, देख रहे हैं। ये सांची की मूर्तिकला है और ये मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का दृश्य है। ठीक है, अभी चैप्टर 11 में सांची के बारे में पढ़ेंगे। और इसको देखिए कि ईंट की बनी है, लकड़ी की, या पत्थर से, और क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करना है। आप देखिए कि लकड़ी का है कि पत्थर का है कि ईंटे का है। देखिए क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। जैसे हम लोग चैप्टर 5 में अनेक ढेर सारे शहर, महाजनपद की राजधानी पढ़े थे और देखे थे कि इनमें से कुछ शहर परकोंटों से घिरे होते थे। ठीक है, और ये ऊपर वाले चित्र में देख रहे होंगे, ये ऊपर वाले चित्र में देखिए अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। और ये वलय कूप लोगों के घर में होते थे। नाली वाली के लिए इस वलय कूप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण वे ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों, या हो सकता है भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, है ना। लेकिन महल, बाजार या आम घर के अवशेष बहुत कम मिले हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों से भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। ठीक, कोई यूनान का नाविक था, उसका विवरण है। और जिन जिन पत्तन यानी बंदरगाह पे वो गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। ठीक, अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ना है। आइए कुछ वर्णन देखते हैं। भरूच एक जगह का नाम है, मानचित्र में खोजना है आपको। बेरी गाजा की कहानी, यानी भरूच का यूनानी नाम है बेरी गाजा। लिखा हुआ है, किसी अनजान यूनानी नाविक ने लिखा है, बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक, यानी ये सारी चीज़ें उपहार के रूप में लाए जाते थे। अब आपको दो ऐसी चीज़ों का नाम बताना है जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। ये सब एक नाविक ने वर्णन किया है। अब सिक्के
ये सब बात आप वो पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हम इतनी जानकारी एकत्रित किए हैं। आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपेटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन सिक्कों पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। ठीक, ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। जैसे पिछले में कहानी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है ना। ये पृष्ठ 82 पर है, देखो ये कहानी जो लिखी हुई है, ये निर्धन व्यक्ति वाली, ये यानी ये 1000 सिक्के में खरीद ली। ठीक, 1000 सिक्का, यानी सिक्के से संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है। और पुरातत्वविदों को इस युग के 1000 सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के हैं जो करीब 500 साल तक चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। और चांदी या तांबे के सिक्कों के विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इनको आहत सिक्का कहा जाता था। ये है आहत सिक्के का चित्र जो आपको दिख रहा है, यही है आहत सिक्का। ठीक है। अच्छा, एक तो आहत सिक्का और विनिमय। विनिमय माने यानी एक्सचेंज, इंग्लिश में इसको एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज यानी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना, अदला बदली करना। जैसे आपको एक किताब के बदले दूसरी किताब दे दी जाए, तो उस एक्सचेंज के अन्य साधन कौन कौन से थे। तो संगम काल की एक छोटी सी कविता, इसको पढ़ते हैं। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे, जा रहे हैं नमक के लिए, लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर, परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। ठीक, तो और लिखा हुआ है समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। अब आप सोचिए कि व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। ये कविता से बहुत कुछ पता चलता है कि धान लाद के धान बदले में देते और उस वहाँ से बदले में क्या पाते, वो नमक पाते, यानी एक सा अनाज के बदले दूसरी वस्तु उनको मिल जाती। ठीक है। नगर क्या थे, अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा मूर्तियां बनाने का केंद्र था। या प्रश्न, मूर्तियां बनाने का केंद्र कौन सा था, मथुरा। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि माना जाता है मथुरा ही जन्मस्थली है किसकी, भगवान श्री कृष्ण की। ठीक, आज भी बहुत लोग घूमने जाते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त यानी छोटा अभिलेख है, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान किया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं। अब आप सोचिए जरा सा कि मथुरा के लोगों के व्यवसाय की सूची बनाना है इसको पढ़ के, और एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताना है, कंपैरिजन करिए जो हड़प्पा में नहीं था। शिल्प और शिल्पकार ये क्या करते थे, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं, जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं।
ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी पुरानी चीज हो सकता है अवशेष ना बचा हो। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था और उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसका प्रसिद्ध केंद्र था और यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। फिर अनेक जैसे कई कई शिल्पकार और व्यापारी अपना अपना संघ बनाने लगे थे, यानी अपना संगठन टाइप का बनाने लगे थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा करके रखते थे। जैसे आज बैंक नहीं पैसे जमा करता, वैसे ही इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। जैसे आज का बैंक काम करता है, बिल्कुल वैसे ही। या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दान दिया जाता था। ठीक। उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये क्या है? तो देखो, उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये NBPW है ना। NBPW यानी इसका फुल फॉर्म है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न, N से नॉर्दर्न, B से ब्लैक यानी काले, चमके यानी पॉलिश्ड और W यानी पात्र यानी वेयर। ठीक, इसलिए इसको NBPW बोलते हैं। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और फिर बाद में इस पर एक पतली काली सी लेप लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। इसी को NBPW कहा जाता था। ठीक है। सूत कातने और बुनने के नियम क्या थे? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, बिछुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। ठीक, यानी महिलाएं इसमें काम करती थी और इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं ये एक तरह से अर्थशास्त्र में ये एक तरह से सुझाव दिया गया है। और जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ठीक है। तो ये सब अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है कि किस तरह से सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। सब नियम थे। अरिकामेडु, अरिकामेडु इसमें कहाँ है? पुदुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन यानी बंदरगाह। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है। ये
कुछ ऐसे भी बर्तन मिले जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं और साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए, ये अभिलिखित मिट्टी के बर्तन है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख भी मिले हैं। ये देखो लिखा हुआ है कुछ कुछ। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक, अब एक कहानी जो अन्यत्र की है। रोम, रोम को ढूंढिए और फिर रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक आगस्टस ने करीब 2000 साल पहले यहाँ शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। ठीक, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट के जरिए शहरों के स्नानागार, फव्वार और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि बड़े खुले रंगमंडल ये यानी एम्फी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे, ये सोच के बताइए। और देखिए, लगभग हर जगह एक ही जैसी चीज़ें विकसित हो रही हैं एक समय में। एक ही जैसे, कम हो बेश थोड़ा बहुत अंतर है, वरना पूरी मानव सभ्यता लगभग एक ही जैसे एक ही काम से विकसित हुई है, कोई बहुत अंतर नहीं है। तो आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। थैंक यू सो मच।